हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हूं शाद अली। उत्तर प्रदेश में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के पेपर में आपने देखा होगा यूपी जीके के 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं और बेहद आसान होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने यूपी जीके का ये कोर्स स्टार्ट किया है जिसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आप देख रहे हैं। इस कोर्स के कंप्लीट होने के बाद में हम यूपी जीके की थ्योरी क्लास लेकर के आएंगे, तो जल्दी से जल्दी लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए ताकि इस कोर्स को हम जल्दी कंप्लीट करा सकें आपको। तो ये वाला जो यूपी जीके का कोर्स है आपका, जो यूपी पीसीएस की परीक्षा में देखा हुआ आपने, अपर पीसीएस लोअर पीसीएस में पूछे जाते हैं प्रश्न, आरओ एआरओ में, साथ ही यूपीएसआई में, यूपी ट्रिपल एससी जो भी एग्ज़ाम कराती है सब में पूछे जाते हैं यूपी जीके। और आपकी अब शिक्षक भर्तियों में भी आते हैं, आप सिलेबस उठा करके देख लीजिएगा, सब में मेंशन है यूपी से संबंधित करंट अफेयर्स सामान्य अध्ययन। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये कोर्स है कंप्लीट आपका। प्रैक्टिस कोर्स ये वाला है, इसके बाद थ्योरी कोर्स आ जाएगा आपका। चलिए वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। अपनी प्रैक्टिस में देखिए कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाते हैं। आज का पहला प्रश्न देखेंगे हम लोग, 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो इतिहास का प्रश्न है, यहाँ कैसे इतिहास को पढ़ा रहे हैं। भारत में जितने भी राज्य हैं, और अगर आप भारत के इतिहास पर नज़र दौड़ाओगे तो भारत के इतिहास में सभी राज्यों में कुछ ना कुछ घटनाएं घटित हुई हैं। ठीक उसी तरह से भारतीय इतिहास में, चाहे प्राचीन हो, चाहे मध्यकालीन हो, चाहे आधुनिक भारत हो, तो इन तीनों भारत यानी इन भारत की इन तीनों इतिहास के हिस्सों में जो घटनाएं उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों, अलग अलग जिलों में घटित हुई हैं, उन घटनाओं को हम यूपी स्पेशल में पढ़ते हैं। तो आपको ये समझ में आया कि उत्तर प्रदेश में हम यूपी का हिस्ट्री पढ़ेंगे, यानी इतिहास की वो घटनाएं यूपी में जो घटित हुई हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी कैसी है, क्या क्या वहाँ किस किस तरह की चट्टानें हैं, किस तरह की रिवर्स पाई जाती हैं, कौन कौन सी पाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ ये सब डिस्कशन रहेगा, यूपी की जनगणना रहेगी, है ना। तो चलिए शुरुआत कर रहे हैं। अब हम पहला प्रश्न ये देखेंगे, हम 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है। साल 1857 में इसका प्लॉट समझते हैं कि इस प्रश्न का बैकग्राउंड क्या है, बेसिक्स क्या है। वर्ष 1857 में दो व्यक्ति थे, रणोजी बापू और रजीमुल्ला खान। ये दोनों व्यक्ति लंदन में बैठकर एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि अंग्रेज़ों के खिलाफ हम 31 मई 1857 को एक विद्रोह शुरू करेंगे, जिसको 1857 का विद्रोह या रिवोल्ट ऑफ 1857 कहा जाएगा। तो ये प्रस्तावित तिथि थी इस विद्रोह को शुरू करने की, 31 मई 1857 ये तय की जाती है। लेकिन ये विद्रोह इस समय से पहले ही शुरू हो जाता है, एक तात्कालिक कारण था इसका। तो 1857 की क्रांति 31 मई 1857 को जो प्रस्तावित थी उससे पहले शुरू होने का एक तात्कालिक कारण ये था कि यहाँ पर एक ब्रिटिश आर्मी में एक चर्बी युक्त कारतूस का इस्तेमाल किया जाना जस्ट शुरू ही किया गया था। तो पहले जो ब्रिटिश आर्मी थी उसमें एक लकड़ी की बंदूक का इस्तेमाल किया जाता था जिसका नाम था ब्राउन बेस। ये प्रश्न पूछा हुआ है, लकड़ी की उस बंदूक का नाम बताइए जो ब्रिटिश आर्मी में पुरानी यूज़ की जाती थी। तो ब्राउन बेस थी। इसकी जगह पर एक नई बंदूक को इंट्रोड्यूस किया गया था जिसका नाम था इनफील्ड राइफल, और इसमें जो बुलेट्स थे, जो कारतूस लगे होते थे, उसमें गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। और ब्रिटिश आर्मी की जो पश्चिम बंगाल में बैरकपुर छावनी थी, इसी में एक सैनिक हुआ करते थे मंगल पांडे। मंगल पांडे क्या करते हैं, इन कारतूसों के इस्तेमाल को मना कर देते हैं। 34 नेटिव इन्फेंट्री से थे, तो ये इन कारतूसों के इस्तेमाल को मना कर देते हैं। लेकिन लेफ्टिनेंट बॉग जो था वहाँ पर, ये मजबूर करता है सैनिकों को इन कारतूसों के इस्तेमाल के लिए। तो मंगल पांडे क्या करते हैं, लेफ्टिनेंट बॉग की जो है गोली मार करके हत्या कर देते हैं। इन पर मुकदमा चलता है और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। इसी के जैसा ये वाला जो विद्रोह हुआ, एक तरह से मंगल पांडे की फांसी के साथ इसको दबा दिया गया, यानी इसका दमन कर दिया गया सफलतापूर्वक अंग्रेज़ों के द्वारा। लेकिन इसके जैसा ही विद्रोह की शुरुआत हमें मेरठ से देखने को मिलती है। 1857 के विद्रोह की शुरुआत मेरठ से मानी जाती है। मेरठ कैंट के जो 99 सिपाही हुआ करते थे, उन्होंने भी इन चर्बीयुक्त कारतूसों के इस्तेमाल को मना कर दिया था, जिसमें इनके काफ़ी सारे जो सिपाही थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके चलते अब इन सैनिकों ने क्या किया, 10 मई 1857 की रात को मेरठ में इन्होंने ये घोषणा कर दी कि अब हम अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह को शुरू करेंगे। जबकि होना शुरू कब था, वो 31 मई को शुरू होना था। तो मेरठ से चल करके ये लोग पहुंच जाते हैं कहाँ पर, दिल्ली में, दिल्ली के लाल किला में, जहाँ पर मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र था। और इस अपने विद्रोह का नेता बहादुर शाह जफ़र को ये घोषित करते हैं। बाद में बहादुर शाह को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा।
तो जैसे ही इस विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई, अलग अलग जगह पर भी इस विद्रोह के सुर हमें दिखाई देने लगते हैं। और इसमें जैसे मेरठ से शुरू हुआ, दिल्ली में अंबाला, मथुरा, कानपुर, मेरठ तो हम बता ही चुके हैं आपको, ठीक है। इसमें इलाहाबाद भी है, लखनऊ, फैज़ाबाद, कानपुर, इन सभी जगहों से इस विद्रोह के स्वर देखने को मिलते हैं। चलिए उन्हीं पर प्रश्न है हमारे। तो 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? मेरठ से हुआ। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, 1857 की क्रांति के दौरान किसे कानपुर का पेशवा घोषित किया गया था? देखिए, जब कोई भी विद्रोह शुरू होता है तो विद्रोह का एक नेता होता है जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यानी उस विद्रोह की अगुवाई कौन कर रहा होता है। तो इन अलग अलग जगहों से भारत में जो इस 1857 के विद्रोह जो अलग अलग शहरों से हो रहे थे, उनके अपने अपने नेता थे इन विद्रोह के, जो अगुवाई कर रहे थे। तो ऐसे ही कानपुर में इस 1857 की क्रांति का अगुवाई किसके द्वारा की गई थी? ये थे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र, जिन्हें हम नाना साहेब के नाम से जानते हैं, या दूसरा नाम इनका हमें मिलता है धोंदू पंत। तो नाना साहेब को जो है कानपुर का पेशवा घोषित किया गया था। तो नाना साहेब ने कानपुर से ही इस विद्रोह का संचालन शुरू किया गया और 1857 में कॉलिन कैंपबेल के नेतृत्व में कानपुर पर कब्जा कर लिया गया और इस विद्रोह को दबा दिया गया। आप जानते हैं जो 1857 का विद्रोह हुआ था, ये क्या था? इसको पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया था। जितनी जगहों पर भी ये हुआ था, ये असफल प्रयास था। यानी ये कह सकते हैं कि भारतीयों का जो ये विद्रोह था ये असफल हुआ था। असफल होने का एक मेन वजह इसकी दो बताई जाती हैं। एक तो ये है कि ये अपने 31 मई को प्रपोज था, तो उस समय से पहले ही ये शुरू हो गया, ठीक है। और इसमें कोई एक पूरे संपूर्ण जितना विद्रोह अलग अलग जगहों से हो रहा था, सबके अलग अलग लीडर्स थे और उनकी अपनी अपनी समस्याओं की वजह से, अपने रीजनल समस्याओं की वजह से वो विद्रोह हो रहा था वहाँ पर। सिर्फ ये उत्तर भारत में देखा गया, दक्षिण भारत में इसका कोई लेना देना नहीं था। इसकी अगुवाई करने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं था, सब अलग अलग रैंडम हो रहे थे। इसलिए अंग्रेज़ों ने अलग अलग जगहों पर हुए 1857 के विद्रोह को आसानी से दबा लिया। चलिए नेक्स्ट सवाल। एक सवाल पूछा जाता है कि धोंदू पंत इनमें से किसको कहा जाता है? तो ये कौन है? धोंदू पंत कौन है? ये नाना साहेब का ही नाम है। और इस विद्रोह को किसके द्वारा दबाया गया था? कैंपबेल के द्वारा। और इनके साथ में अगर आपसे पूछेगा साथ में इनके कौन थे इनकी सहायता के लिए? तात्या टोपे भी थे, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ है वैसे ऑप्शन में, यहाँ मेंशन कर देते हैं तात्या टोपे। तात्या टोपे का भी नाम आपसे पूछा जाता है, तो ये कौन थे? रामचंद्र पांडुरंग इनका नाम था, ठीक। तो ये भी कहाँ से थे? ये भी कानपुर से ही लीड कर रहे थे इस विद्रोह को। ऐसे ही अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर हर संडे को एक टेस्ट सीरीज़ करवाई जाती है। ये यूपीपीएससी प्रीलिम्स की जीएस पेपर 1 की टेस्ट सीरीज़ होती है, जो कि स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज़ है, फ्री टेस्ट सीरीज़ है। इसमें आप रैंक 1 लाते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलती है अनअकैडमी के कोर्सेज पढ़ने के लिए। इसके अलावा एक बेहद ख़ास चीज़ और आ गई है आपके लिए, जैसे कि पिछले महीने आयोजित की गई थी यूपीपीएससी कॉम्बैट। तो मार्च 27 को ये लाइव टेस्ट है दोपहर 12 बजे, जिसमें आपको 60 मिनट में 70 प्रश्नों के उत्तर करने होंगे और इसमें आप रैंक 1 से 3 तक लेकर के आते हैं। तो इसमें अच्छी रैंक अगर आप लेके आते हैं टॉप 100 तक, तो आपको 10 लाख तक की स्कॉलरशिप अनअकैडमी की तरफ से मिलेगी। तो ये फ्री है, ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप यूपीपीएससी कॉम्बैट करके सर्च करेंगे अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन में, आपको वहाँ पर ये पेज ओपन हो जाएगा और वहाँ एनरोल करने का ऑप्शन रहेगा। जब आप एनरोल करेंगे तो आप मेरा रेफरल कोड यहाँ पर यहाँ कोड मांगेगा, तो आप आई अली 10 ये रेफरल कोड यूज़ करेंगे। कैपिटल लेटर्स में लिखना है विदाउट स्पेस, तो आप इसमें आराम से एनरोल कर पाएंगे। और जिस दिन ये लाइव टेस्ट होगा आप उस दिन इसको ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए। इसके अलावा अनअकैडमी पर लेखपाल की, पुलिस कांस्टेबल की और वीडियो एग्ज़ाम की भी ये आपकी टेस्ट सीरीज़ चल रही हैं स्कॉलरशिप वाली, इनको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, फ्री हैं। ये डायरेक्टली अनअकैडमी के आप बैच कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। लोअर पीसीएस का बैच है, लेखपाल का, आरओ का और वीडियो एग्ज़ाम बैच, इन सभी बैचेस की तैयारी आप अनअकैडमी पर जुड़ करके कर सकते हैं। तो डायरेक्टली आप प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अलग अलग सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं। अगर आप अपर पीसीएस की तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छे समय के लिए तैयारी होती है। तो 12 मंथ में ये कोर्स कंप्लीट होता है अनअकैडमी पर पीसीएस का। इसके लिए आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और मेरा रेफरल कोड है आई अली 10, जिसको लगा करके आप 10% डिस्काउंट भी इस पर पा लेंगे। ये विद्रोह कहाँ से
अवध में भी इस विद्रोह की अगुवाई की गई थी, लेकिन किसके द्वारा? 1857 की क्रांति के दौरान किसे अवध का नवाब घोषित किया गया था? अवध के अंतिम नवाब हुए थे वाजिद अली शाह। इनकी बेगम का नाम था बेगम हजरत महल, और इनके एक पुत्र था जिसका नाम था बिरजिस कादिर। बिरजिस कादिर को जो है बंगाल का नवाब घोषित किया गया था इस क्रांति के दौरान। और अगर आपसे पूछे 1857 की क्रांति को लखनऊ से किसने लीड किया था, तो ये बेगम हजरत महल थी, और इस दौरान जो अवध का नवाब घोषित किया गया वो बिरजिस कादिर को। उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद कब स्थानांतरित की गई या कब बनाया गया? तो ये कार्य किया गया था 1857 की क्रांति के बाद, वर्ष 1858 में इसकी उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद कर दी गई थी। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? हम जानते हैं ये कौन थी, बेगम हजरत महल थी। 1858 का महारानी का घोषणा पत्र कहाँ पर पढ़ा गया था? ये आप जानते हैं कि जो 1857 की क्रांति के बाद जो पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी भारत में, अब ये जो सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी, ये अब इनके हाथों से छीन करके कहाँ चली जाती है? सीधे ब्रिटेन के हाथों में, यानी ब्रिटेन का जो ताज है, क्राउन के हाथों में ये रूल चला जाता है यहाँ से। और जब सत्ता क्राउन के हाथों में आ जाती है तो महारानी विक्टोरिया ने 1 नवंबर 1858 को एक शाही घोषणा की, और इस घोषणा में ये कहा गया था कि महारानी विक्टोरिया ने, या इस घोषणा के तहत जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है अब वो सीधे किसके हाथों में आ गया है? वो सीधे अब ब्रिटेन के हाथों में आ गया है। और इसी घोषणा पत्र को 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में एक दरबार आयोजित किया गया था, और महारानी विक्टोरिया के इस घोषणा पत्र को पढ़ करके सुनाया था किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। तो ये बात कहाँ पर हुई? घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़ करके सुनाया, ये प्रश्न भी बनता है। 1858 का महारानी का घोषणा पत्र किसने पढ़ करके सुनाया? लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। कहाँ पर? इलाहाबाद में। कब? 1 नवंबर 1858 को। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बरेली में किसके द्वारा किया गया था? बरेली से नेतृत्व किया गया था खान बहादुर के द्वारा। तो ऐसे ऐसे प्रश्न भी बनते हैं आपसे जो आप हमेशा छोड़ सकते हो, तो इनके जो नेतृत्व करता है इनको याद रखना है आपको। चलो एक बार क्विक रिकैप करा देते हैं कि मेरठ से जो है, मेरठ से किसने किया था? याद रखिएगा, कदम सिंह के द्वारा। मेरठ में कदम सिंह के द्वारा, दिल्ली में बहादुर शाह जफ़र के द्वारा, और मथुरा में देवी सिंह के द्वारा, कानपुर में नाना साहेब के द्वारा, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा, इलाहाबाद में लियाकत अली के द्वारा, लखनऊ में बेगम हजरत महल के द्वारा, फैज़ाबाद में मौलवी अब्दुल्ला के द्वारा, गोरखपुर में गजोधर सिंह के द्वारा, जगदीशपुर में कुंवर सिंह के द्वारा, और बरेली से खान बहादुर के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, अवध के किस नवाब ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? अवध का कौन सा नवाब हुआ जिसने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? देखो, अंग्रेज़ जब से भारत में आए तो अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए अंग्रेज़ों ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है इसमें। इन्होंने विस्तार किया अपने साम्राज्य का, धीरे धीरे जो भारत के क्षेत्र थे उनको अंग्रेज़ी शासन में मिलाते गए, ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र में मिलाते गए ये लोग। और इसी मिलाने के क्रम में इनको भारत में एक तो मैत्री संधि इनको बोलते हैं या सहायक संधि बोलते हैं, इसका विस्तार ये करते चले गए। और इस विस्तार के लिए जो लॉर्ड वेलेस्ली था ये ज़्यादा उत्तरदायी माना जाता है इसमें। इसको सब्सिडरी अलायंस या हम सहायक संधि के नाम से जानते हैं। इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे? जो भी शासक, जो राजा सहायक गठबंधन करते थे वो क्या करते थे? जो भी सहायक संधि पर हस्ताक्षर करता था उस शासक को जो है, जो सत्ता थी, सत्ता के खिलाफ युद्ध करने की या युद्ध की घोषणा करने के लिए वो स्वतंत्र नहीं था, और उन्हें जितनी भी अपनी शक्तियाँ उनके पास हैं उनका इस्तेमाल वो अंग्रेज़ों से अनुमति मिलने के बाद ही कर सकते थे। और जैसे जो भी सहायक इस गठबंधन या इस सहायक संधि में प्रवेश करते थे जो भी राजा, उनका प्रभुत्व पूरी तरह से, एक तरीके से उसकी सुरक्षा अंग्रेज़ों की जिम्मेदारी थी। और जो अंग्रेज़ी सेना इनको दे दी गई थी राजाओं के लिए, उसकी देखरेख करने के लिए जो खर्च आता था वो भी राजाओं पर ही भारित था या उनको ही वहन करना पड़ता था। और इस नीति का जो पहला शिकार हुए वो हैदराबाद के निज़ाम बने। 1801 में अवध के नवाब थे सआदत अली खान।
इन्होंने भी इस गठबंधन में इस सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए, प्रवेश कर लिया एक तरीके से, और इसके फलस्वरूप अवध के आधे हिस्से को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। तो याद रखिएगा, अवध के नवाब सआदत अली खान के साथ हुई इस संधि ने अवध को ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक सहायक गठबंधित राज्य बना दिया और भारत के अधिकांश हिस्सों को अपने नियंत्रण में इसी संधि के तहत ले लिया गया। ये थे कौन? सआदत खान। अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध कहाँ का क्षेत्र था? अवध कहाँ था आप जानते हैं? ये उत्तर प्रदेश का जो मध्य भाग है, उत्तर प्रदेश का जो मध्य भाग है, जिसमें जैसे लखनऊ है और इसमें अयोध्या है, इलाहाबाद, ये सारे रीजन किस में आते थे? अवध कहलाता था। और इसमें आपसे पूछा है इसका अंतिम नवाब कौन था? भाई इसका वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। और इस समय देखो, जो हम 1857 की क्रांति पढ़ रहे थे, उसके अलग अलग रीज़न हैं। मतलब उस क्रांति के, उस विद्रोह के होने के क्या कारण थे, क्यों हुआ था विद्रोह, तो उस समय अलग अलग रीजन्स में अलग अलग कारण बताए गए हैं। जैसे कि 1857 का सबसे बड़ा जो कारण था होने का उस विद्रोह के, लॉर्ड डलहौजी था उस समय। लॉर्ड डलहौजी ने जो है एक नीति चलाई हुई थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत भारत, इसका उद्देश्य क्या था लॉर्ड डलहौजी का या अंग्रेज़ों का, कि भारत में जितने भी रियासतें हैं या जितने भी इंडिविजुअल राजा महाराजा यहाँ रूल कर रहे हैं, उनको मिला करके हड़प करके ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाए। तो इसी को कहा जाता है हड़प नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो अवध में जो है ये वाजिद अली शाह रूल कर रहे थे। तो इस पर जो है कुशासन के आरोप लगाए गए कि आपकी जनता आपसे खुश नहीं है। कुशासन के आरोप लगाकर एक जो है रिपोर्ट पेश की गई और फिर बाद में क्या किया गया, इसको पद से हटा दिया गया। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को हड़प नीति के तहत इसके पद से हटा करके अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। आपसे पूछता है कि डलहौजी की हड़प नीति के अकॉर्डिंग इस नीति के तहत सबसे पहला हड़पा गया प्रांत कौन सा था? तो फर्स्ट जो हड़पा गया था, पहला जो हड़पा गया था वो था सतारा। ठीक है, बहुत पूछा जाता है प्रश्न। और लास्ट अंतिम कौन था? अंतिम था अवध। ठीक, और उस वक्त किसे पद से हटाया गया था? वाजिद अली शाह को हटाया गया था। तो ये प्रश्न आपको याद रखने हैं। बक्सर का जब युद्ध हुआ था, बक्सर के युद्ध में अवध के किस नवाब ने भाग लिया था? युद्ध बक्सर का था, लेकिन अवध यानी यूपी के किस नवाब ने भाग लिया था? तो ये भी याद रखिए, ये भारत के इतिहास का भी इम्पोर्टेंट युद्ध माना जाता है ये बक्सर का युद्ध। इसका डेट पूछता है, वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। 1764 में लड़ा गया था। किन किन के बीच में? एक तरफ थे अंग्रेज़ और दूसरी तरफ भारत की तीन सेनाएं या तीन लोग थे। एक तो मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था, सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, और शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह था। इन तीनों का अलायंस मिलकर के अंग्रेज़ों से लड़ता है और ये हरा दिए जाते हैं, ये हरा दिए जाते हैं। तो यहाँ सवाल में क्या पूछा गया है? अवध का नवाब कौन था? यहाँ सुजाउद्दौला लड़ा था बक्सर के युद्ध में। जब भाई बक्सर का युद्ध हो गया और इसमें भारतीय सेनाओं को हरा दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, तो इसके बाद में एक संधि हुई थी। इस संधि, तो बक्सर का युद्ध किस संधि के साथ समाप्त किया गया था? या बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? 1764 में तो क्या हुआ था? 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई थी और 1765 में ये संधि हुई थी। ये भी पूछा जाता है। 1765 में दो संधियाँ हुई थी जिन्हें हमें इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ऑप्शन फर्स्ट। अवध का विलय किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया था? भाई अवध का विलय जब हुआ था तो उस वक्त कौन था जो हड़प की नीति लेकर के आया था? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत ही तो अवध को मिलाया गया था। तो अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। उस समय जो अंतिम नवाब था वहाँ का वाजिद अली शाह को उसके पद से हटा करके, तो इसमें आंसर होगा लॉर्ड वेलेज़ली नहीं, लॉर्ड डलहौजी ने मिलाया था। ठीक है, ऑप्शन सेकंड। पहले ये अवध वगैरह जितने भी रियासतें थीं लगभग मुग़ल बादशाहों के पास हुआ करती थी और इस अवध पर एक सूबेदार नियुक्त किया गया था मुग़ल बादशाह के द्वारा या मुग़लों के द्वारा, जिसे हम जानते हैं किसके नाम से? सआदत खान के नाम से। बाद में सआदत खान ने ही इस अवध को मुग़ल साम्राज्य से इसको सेपरेट कर लिया था और एक तरीके से स्वतंत्र राज्य घोषित किया था अवध को। किसने? सआदत खान ने। अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया था? याद रखिएगा, वर्ष था 1856।
1856 में अवध का अधिग्रहण अंग्रेजों की जो साम्राज्य विस्तार की नीति थी उसका ही परिणाम था। इसमें कुशासन के आरोप लगाकर अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाया गया और अवध को प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। सिंपल। फैज़ाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, ये मैंने बताया आपको, रिवाइज कराया था अभी। ये थे मौलवी अहमदुल्लाह। ऑप्शन फर्स्ट सही रहेगा इसका। फैज़ाबाद में 1857 के विद्रोह को मौलवी अहमदुल्लाह ने अपना नेतृत्व प्रदान किया था। अब इसमें दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तरह के तो हम देख चुके हैं कि किसने कौन सी जगह से नेतृत्व किया था, लेकिन इन जिन जिन जगहों से विद्रोह उठे थे वो सब दबाए गए थे, उनका दमन भी किया गया होगा अंग्रेज़ों के द्वारा। तो अंग्रेज़ों के किस अधिकारी के द्वारा कहाँ किस विद्रोह का दमन किया गया ये पूछा हुआ है। झांसी में 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया, तो याद रखिएगा जो महारानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था झांसी से इस 1857 के विद्रोह का, लेकिन इसका दमन किसके द्वारा किया गया था ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जनरल ह्यूरोज जो था, जनरल ह्यूरोज ने इसका दमन किया था। तो इसका आंसर ये रहेगा ऑप्शन सेकंड, ह्यूरोज है एक्चुअली ये, ह्यूरोज। अब इलाहाबाद में विद्रोह का दमन किसने किया था, भाई इलाहाबाद में सिंपल क्वेश्चन में लैंग्वेज को देखो आप पहले। अभी अब 1857 से रिलेटेड फैक्ट पढ़ रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि हाँ ठीक है, लेकिन ये विद्रोह कहाँ के थे, ये जितने भी हैं 1857 के विद्रोह की बात चल रही है। इलाहाबाद में विद्रोह किसने शुरू किया था, ये वाला, ये लियाकत अली ने किया था, लियाकत अली, और इसको कर्नल नील के द्वारा दबा दिया गया था। अब चलिए इतिहास के दूसरे सेक्शन में एंटर कर जाते हैं हम। हरिश्चंद्र जो मैगज़ीन थी इसका प्रकाशन कहाँ से किया गया था। हरिश्चंद्र मैगज़ीन का जो प्रकाशन किया गया था वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था, और एक थी कवि वचन सुधा, एक थी हरिश्चंद्र मैगज़ीन। इन दोनों का प्रकाशन भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया और ये प्लेस का नाम है वाराणसी। देवबंद आंदोलन, जो देवबंद मूवमेंट था इसके प्रणेता कौन थे, जो देवबंद आंदोलन था इसके प्रणेता दो व्यक्ति थे, एक तो मोहम्मद कासिम नतोतवी और अगला दूसरा जो था वो था राशिद अहमद गंगोही। ये दो व्यक्ति थे। ए और बी इसमें सही रहेगा। इसमें यहाँ पर सेकंड ऑप्शन चुनेंगे आप, ए और बी। ऐसे ही अलीगढ़ आंदोलन हुआ, इसके प्रणेता कौन थे, इसको आप कर सकते हैं सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन सेकंड। अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब की गई थी, इसी सवाल में पूछेगा कि किसके द्वारा की गई थी। इसी में पूछेगा ऐसे अलग से आपसे कि एएमयू का पुराना नाम क्या था। याद रखिएगा वर्ष था 1875। 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा, सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। तो जो 1875 में ये मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया गया था, इसी को साल 1920 में एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि अलीगढ़ में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसी को 1920 में तब्दील कर दिया गया किसमें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। और इसकी स्थापना पूछ ले, किसके द्वारा की गई थी, तो दोनों का आंसर एक ही होगा, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, 1875 में इस कॉलेज की स्थापना की गई और 1920 में इसका नाम बदल कर क्या किया गया, 1920 में इसको अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहा गया। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी, ये बनारस में की गई थी। इसकी स्थापना 1898 में बनारस में इसकी स्थापना की गई थी, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की, एनी बेसेंट के द्वारा। और इसी सेंट्रल हिंदू कॉलेज को 1916 में जो मदन मोहन मालवीय जी हैं इनके प्रयासों से इसको बीएचयू बनाया गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोनों प्रश्न। आगरा के अंदर राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न भी। 1861 में शिव दयाल साहब ने आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी। इसका आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन सही रहेगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक आपको बताना है कौन है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का मतलब है क्या, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। भाई हमने इसमें दो चीज़ पढ़ी, एनी बेसेंट ने बनारस में क्या किया था, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक,
बाद में पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से इसको 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाया गया था। तो यहाँ पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन होते हैं फिर? पंडित मदन मोहन मालवीय। तो ये थे पंडित मदन मोहन मालवीय, सही आंसर इसका। देखो इस सेक्शन को यहाँ तक रहने देते